स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नेशनल हिस्ट्री में। आज मैं आपको पढ़ाई के कुछ सरलतम तरीकों के बारे में बताऊंगा कि आप अपनी पढ़ाई को कैसे सरल कर सकते हैं। आज जो प्रतियोगी परीक्षाओं का दौर चल रहा है उसमें सफल होना बड़ी कठिन बात हो गई है। कहीं पर सरकारी विभाग में एक पद निकलता है तो उसमें प्रतियोगी परीक्षार्थी कई हजारों में होते हैं। अब इन हजारों प्रतियोगी परीक्षार्थियों में अपने आप को सफल करना बिना रणनीति के संभव नहीं है। जब तक आप पढ़ाई में अपनी कुशल रणनीति नहीं रखेंगे तब तक सफल होने की गारंटी नहीं है। इसीलिए पहली बात, जब आप किसी कार्य के लिए निकल पड़े हैं, चाहे आप बीए कर रहे हैं, चाहे आप एमए कर रहे हैं, चाहे आप बीएससी कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, एमकॉम कर रहे हैं, या किसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पहले अपने मन में एक दृढ़ संकल्प रखना पड़ेगा कि चाहे कैसी भी परिस्थितियां आए, मैं इसमें कठिन परिश्रम करूंगा और कठिन परिश्रम करने के बाद ही मैं सफल हो सकता हूं। यह बिल्कुल है कि अगर आप परिश्रम नहीं करेंगे तो सफल होने की कोई गारंटी नहीं। तो इन्हीं बातों को मैं रणनीति को आप कैसे सफल हो, इन्हीं रणनीति को मैं 5 बिंदुओं के आधार पर आपको समझाने का प्रयास करूंगा। विगत 10 वर्षों से मैं पढ़ा रहा हूं और मुझे लगता है कि जो मेरी ये रणनीति है वो बहुत कारगर साबित होती है। तो इसी पर मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से हम इसको करें। पहली बात, आप जिस प्रतियोगी परीक्षा के लिए तत्पर हैं, तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए उसके अध्ययन में आपको निरंतरता बना करके रखनी पड़ेगी। अगर आपके अध्ययन में निरंतरता नहीं होगी तो सफल होने की गारंटी नहीं है। एक भी बात इन 5 बिंदुओं में अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो सफल होना थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए मैंने कहा कि पढ़ाई को सरल तरीके, सरल होगा, आप जो भी पढ़ेंगे बहुत सरल होगा। मैं आगे आपको बताऊंगा। पहले इन बिंदुओं पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। दूसरी बात, आप जिस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसका पहले सिलेबस आप ले लीजिए। बिना सिलेबस की तैयारी करना ऐसा ही है बिना अस्त्र के योद्धा रणभूमि में जा रहा है, बिना रणनीति के योद्धा रणभूमि में जा रहा है, ऐसा ही है। इसलिए पहले आपको अपने सिलेबस का अध्ययन बहुत अच्छे तरीके से कर लेना है, उसके प्रत्येक पहलू को बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना है। तो आपके दिमाग में यह क्लियर हो जाएगा कि जो मैं परीक्षा देने जा रहा हूं उसमें सिलेबस ये है। तीसरी बात, आप जब अध्ययन करना शुरू करें तो अध्ययन करने के साथ नोट्स बनाने की आदत का विकास करें। बिना नोट्स बनाने की आदत के अगर आप परीक्षा में प्रतिभाग करने जाते हैं तो वो बिरले ही होंगे जो सफल होते हैं, अन्यथा बिना नोट्स बनाए हुए सफल होना मुश्किल है। तो आप अच्छी किताबों का अध्ययन करें, अच्छे कोचिंग संस्थानों में जाएं, YouTube पे वीडियो देखें, लेकिन देखने के साथ साथ आप उस पर नोट्स बनाना तैयार कर लें। विदाउट नोट्स आप जो है परीक्षा में कंपीट नहीं कर सकते हैं, इसलिए नोट्स बनाने की आदत का विकास कीजिए। एक बार नोट्स आपने बना लिए तो इसका यह मतलब नहीं कि वो परिपूर्ण है, क्योंकि जैसे जैसे आपका अध्ययन बढ़ेगा, जैसे जैसे आप पढ़ाई ज्यादा करेंगे, और किताबों का कंसर्न करेंगे, तो वैसे वैसे आपके नॉलेज में बढ़ोतरी होती जाएगी और जो बढ़ा हुआ नॉलेज है उसको आपको उस नोट्स में अपडेट करते रहना है। इसलिए क्योंकि आगे जाकर के माना रिवाइज करने का मौका मिले, क्योंकि रिवाइज करना भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। आपने नोट्स बना लिए, नोट्स को अपडेट भी कर लिए, लेकिन अगर आप उन नोट्स को रिवाइज नहीं करते, यानी कि बना करके रख दिया और उसको रिवाइज नहीं किया, तो फिर वो कोई उपयोगी नहीं है और फिर वो परीक्षा में सफल होने की गारंटी भी नहीं है। इसलिए आप नोट्स बनाएं, अच्छे नोट्स को अपडेट करते रहें और उन नोट्सों को निरंतर रिवाइज करते रहें। अब जो मैं बताने जा रहा हूं 5वीं बात, वो है फ्लो चार्ट मेथड।
विगत 10 वर्षों से मैं इसी मेथड से बढ़ा रहा हूं और मेरा जो स्टूडेंट का सफल होने का प्रतिशत रहा है वो बहुत अच्छा रहा है। तो मुझे ये लगता है कि फ्लो चार्ट मेथड बहुत अच्छा है। जैसे मैं कहूं कि माना आप जीव विज्ञान विषय पढ़ते हैं, जीव विज्ञान में आप 2 सेक्शन हो गए जीव विज्ञान के, एक जंतु विज्ञान, एक वनस्पति विज्ञान। माना आपने जंतु विज्ञान में एक बुक लेके आए जिसमें 500 पेज है, और ऐसे ही वनस्पति विज्ञान में आप एक किताब लेके आए उसमें भी 500 पेज है, दोनों मिलाकर के 1000 पेज हो गए। अब इन 1000 पेज को आपने पढ़ना है, पढ़ने के साथ आपको उसको याद भी रखना है, और याद रखने के बाद जब आपका रिवाइज का समय आएगा तो आप उसको रिवाइज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इसमें शंका है। इसलिए आप जो है उस पूरे 1000 पेजों की किताब को पढ़िए और उसको फ्लो चार्ट के माध्यम से, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि वो फ्लो चार्ट के माध्यम से 50 से 55 या बहुत ज्यादा 60 पेजों में वो कंसाइज हो जाएगा। और जैसे जैसे मैंने कहा कि आप आगे पढ़ते रहेंगे, उसको 1 बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, तो उस फ्लो चार्ट को भी अपडेट करते रहना है। तो अध्ययन में पढ़ाई का सबसे सरलतम तरीका फ्लो चार्ट है। आप जैसे माना जीव विज्ञान में आपके 60 पेज हो गए, 70 पेज हो गए, ऐसे ही इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, राजव्यवस्था, समसामयिकी, एनवायरमेंट, आपने ऐसे करके 60 70 पेज पढ़ते हैं, उसमें मतलब विषय में आपके कंप्लीट हुए। तो ऐसे आपके 500-600 पेज अगर आपके पास पूरे सिलेबस में से आपके 500-600 पेजों का आपका जो कंसाइज मैटर बना फ्लो चार्ट के माध्यम से, जब आप उसको बार बार रिवाइज करेंगे तो वो सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। इसीलिए मेरे अनुसार, मेरा जो मत है उसके अनुसार फ्लो चार्ट जो मेथड है वो सफलता की कुंजी है। इसीलिए आपको निरंतर फ्लो चार्ट के माध्यम से अध्ययन करना चाहिए। अब फ्लो चार्ट कैसे बनाना है इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। अब माना कोई भी विषय है, जैसे विज्ञान है, विज्ञान में केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायो है, या कला के जो विषय हैं, इतिहास है, भूगोल है, अर्थव्यवस्था है, राजव्यवस्था है, या जितने भी विषय हैं, आप उन विषयों में फ्लो चार्ट मेथड के आधार पर अपना जो नॉलेज है उसको बढ़ा भी सकते हैं और संक्षिप्त रूप में उसको संरक्षित भी कर सकते हैं। तो मैंने इतिहास, जैसे माना एक इतिहास का कोई टॉपिक, इतिहास विषय है, उस इतिहास में आप पूरे इतिहास को कैसे फ्लो चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं, इसमें मैंने ये बताने की कोशिश किया है। जैसे ऐतिहासिक युग है, अब ऐतिहासिक युग का विभाजन क्रमवार है, कोई भी घटना छूटेगी नहीं इसमें। ऐतिहासिक युग का विभाजन प्राग इतिहास, आद्य इतिहास और इतिहास में कर लिया गया है ना। अब अगर आप प्राग इतिहास के बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं तो उसके नीचे स्थान छोड़ करके और 10 पॉइंट, जैसे एग्जाम में पेपर देख लेना है, क्वेश्चन पेपर देख लेना कि इससे पहले कैसे क्वेश्चन इस पे बने हुए, इसमें 10 बिंदु प्राग इतिहास के विशेषता के नीचे लिख लेने हैं। ऐसे आधे इतिहास के 10 बिंदु लिख लेने हैं जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद हमने इतिहास पर चर्चा करनी है। अब इतिहास को आप जानते हैं, इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया है, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, अब हमने फ्लो चार्ट में प्राचीन भारत का इतिहास लिया, और प्राचीन भारत के इतिहास में प्रारंभ हो गया पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, सिंधु सभ्यता, वैदिक काल, महाजनपद काल, मगध या मौर्य काल, गुप्त काल, हर्षवर्धन और राजपूत काल। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए। क्रमवार है, क्रमवार है, पहले पाषाण काल है, उसके बाद ताम्र पाषाण काल है ना, तो क्रमवार है। ऐसे क्रमवार ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए। अब जैसे पाषाण काल हो गया, अब पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है ना, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, तो इसके नीचे वो बना लेना है। और पूरा पाषाण काल के जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट 5, 6, 7, 8 बिंदु हो, उसको उसके नीचे पॉइंट में लिख लेना है। इसके अलावा मध्य पाषाण काल के 5-6 बिंदु जो इससे पहले प्रश्न पूछे गए हैं उसको लिख लेना है। और नव पाषाण काल में कैसे हुआ, मैं आपको एग्जाम्पल ही समझा देता हूं। जैसे मैंने सिंधु घाटी सभ्यता को लिया। अब सिंधु घाटी सभ्यता में
पूरी सभ्यता को कंसाइज रूप में कैसे किया जाए, कुछ हेडिंग्स हमने ले ली है। जैसे हमने कहा क्वेश्चन आते हैं सिंधु घाटी के उद्भव से, तो उद्भव लिख दिया। सिंधु घाटी का नगर नियोजन क्वेश्चन आता है, नगर नियोजन लिख लिया। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक दशाएं क्या थी, व्यवस्थाएं क्या थी, उसको हमने लिख दिया। और इसके नीचे जैसे उद्भव के क्या कारण रहे हैं, कौन कौन इस सभ्यता के संस्थापक थे, इतिहासकार क्या कहते हैं, उसको बिंदुवत रूप में वहां पर लिख लेना है। ऐसे ही नगर नियोजन है ना, भारत का पहली नगरीय सभ्यता, उसका नगर नियोजन कैसा था, है ना, ग्रीक पद्धति से था, किस तरीके से था, इसमें जो है ऐसे 10 बिंदु इसके नीचे लिख लेने हैं। इसके बाद सामाजिक व्यवस्था में खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, वर्ण व्यवस्था, मनोरंजन के साधन, ये सारी चीजें आती हैं। तो उसको जो है 10 बिंदुओं में 12 बिंदु, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो 10, 12, 15 बिंदुओं में जो उसकी विशेषता उसको लिख लेनी है। ऐसे आर्थिक, ऐसे राजनीतिक, धार्मिक और भी जितने बिंदु हो, आप इससे ज्यादा और अगर आप पढ़ेंगे तो हो सकता है कि इससे ज्यादा बिंदु भी आपको मिले, जो टॉपिक मिले उन टॉपिक को लिख लें और उसके नीचे बिंदुवार में लिख लें। तो ऐसे करते इसके बाद आप मध्य भारत का इतिहास भी इसी तरीके से, है ना, कैसे कैसे वंशवार आए, है ना, कौन से उसके प्रमुख शासक रहे, ऐसे जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में हेडिंग बनाया, ऐसे करके प्रत्येक टॉपिक। जैसे गुलाम वंश, तो गुलाम वंश के नीचे फिर एक फ्लो चार्ट बना लिया कि कौन कौन शासक रहे और फिर उसके बाद उन शासकों की क्या क्या विशेषताएं रही। तो ऐसे अगर हम कर लेते हैं 10-10, 5-5 बिंदु अगर कर लेते हैं, और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो पूरा इतिहास उसके बाद अधिक से अधिक 60 से 70 पेजों में फ्लो चार्ट में आ जाएगा। और ये फ्लो चार्ट के माध्यम से जब आप दोबारा रिवाइज करेंगे, जैसे हमारा एग्जाम आने वाला है, 10 दिन रहे हैं या 5 दिन रहे एग्जाम आने वाला है, अब आप उसको रिवाइज कैसे करें, तो अगर आपने फ्लो चार्ट बनाया हुआ तो आसानी से क्या कर सकते हैं, उसको 2 घंटे 3 घंटे में उसको पूरा विषय रिवाइज कर सकते हैं। जैसे इतिहास रिवाइज कर लिया, भूगोल रिवाइज कर लिया, अर्थव्यवस्था रिवाइज कर ली। और आगे के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इतिहास में इसको बनाया जा सकता है, किसी तरीके से भूगोल में फ्लो चार्ट बनाया जा सकता है, कंप्लीट चैप्टर वाइज आगे के वीडियो में मैं बताऊंगा। धन्यवाद।